हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। हम लोग ने जो है एक कम्पिटिटिव बुक एग्रीकल्चर का नीम राशुंदा स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बेसिकली एग्रोनॉमिक पोर्शन जो है एग्रोनॉमिक पोर्शन से हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज का यूनिट जो है 6 है, जो किसके बारे में है, मानसून के बारे में है। ठीक है, अपना इंडिया का जो मानसून है उसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए दोस्त फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लोग डेली लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानसून मानसून के बारे में बोल रहा है कि मानसून जो वर्ड है, ठीक है, वो इसकी मानसून का वर्ड की उत्पत्ति जो है अरब देश से हुई, अरबी देश से हुई। ठीक है, अरबिक वर्ड से हुई है, जिसका जो कौन सा अरबिक वर्ड, तो म्यूजियम से, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। जिसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। तो मानसून कौन सी वर्ड से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से, तो अरबी वर्ड से उत्पत्ति हुई है, जिसकी मतलब सीजन होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि मानसून इज ऑफ्टन रेफर टू सीजनल, बोल रहा है सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड। ठीक है, मानसून क्या होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड होता है ओवर द इंडियन ओशन एक्सेप्शनली इन क्या होता है, अरबियन सी। जो अरबियन सी से होने चलने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, रिवर्सल हवाएं होती हैं, ठीक है, सीजनल रिवर्सल हवाएं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। मानसून किसे बोलते हैं दो फ्रेंड्स, तो अरबियन सी से, एक्सपेशली इंडियन सी से जो चलने वाली रिवर्सल हवाएं होती है, सीजनल रिवर्सल हवाएं होती है, उसे मानसून बोल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, मानसून बेसिकली क्या होता है, दिशा बदलने वाली हवाएं होती हैं एक तरह से। ठीक है, मानसून क्या होती हैं, दिशा बदलने वाली एक तरह से हवाएं होती हैं। देखिए आगे देखते हैं, बोलता है इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड जोन। तो इंडिया है सिचुएटेड कहाँ पर है फ्रेंड, तो बोल रहा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड जोन में सिचुएटेड है, जो क्या करता है, दिस ट्रेड वाइंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। जो यहाँ से जो है हमारे मतलब प्रत्येक वर्ष हमारा मतलब जोन में, इंडियन जोन में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जोन से आता है, वह एयर जो है कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन कंट्री इज, जो टोटल अमाउंट होता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन का टोटल अमाउंट कंट्री में है कितना है, 1194 mm, मतलब 1194 mm प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, कंट्री में टोटल अमाउंट प्रेसिपिटेशन कितना है, 1194 mm है। ठीक है, बोल रहा है टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया, जो टोटल रेनफॉल इंडिया में जनरेट होता है कितना होता है फ्रेंड, तो 400 हेक्टेयर एम मतलब मिलियन हेक्टेयर एम होता है टोटल जो रेनफॉल जनरेटेड होता है। ठीक है, एवरेज रेनी जो कंट्री में 130 दिन पर ईयर, मतलब एक साल में 130 दिन जो होते हैं बारिश जो होते हैं इंडिया में होती रहती है। ठीक है, रेनी डे किसे बोलते हैं, तो रेनी डे अगर 2.5 mm से ज़्यादा, ठीक है, 24 घंटे में बारिश हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेनी डे बोलते हैं। मतलब 2.5 mm से ज़्यादा 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के ड्यूरेशन के अंदर जो हो जाए बारिश हो जाए, उसे हम लोग रेनी डे बोलते हैं। अब देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, हमने मानसून के बारे में बहुत सारे पॉइंट जाने। मानसून जो होता है अरबिक वर्ड से लिया गया, जिस अरबिक वर्ड म्यूजियम से लिया जाता है, म्यूजियम से, जिसका मतलब सीजन होता है। ठीक है, हम लोग ने देखा जो इंडिया में हवाएं आती है बेसिकली कहाँ से, अरबियन सी में आती है। सीजनल जो हवाएं होती है कौन सी, अरबियन सी से आती है, जिसे हम लोग मानसून बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड जोन में हमारा जो इंडिया है सिचुएटेड है, ठीक है, जो कि हर एक वर्ष जहाँ से वहीं से हवा वाइंड कंटिन्यूसली आते रहती है। उसके बाद हम लोग देखा प्रेसिपिटेशन कंट्री में टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा कितना होता है, 1194 mm होता है, इतना हम लोग देखा। फिर उसके बाद जो टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इंडिया में होता है कितना, 400 मिलियन हेक्टेयर होता है पर मिनट में, मतलब मीटर में हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो रेनी डे जो होता है, एवरेज रेनी डे कंट्री में, हमारा कंट्री में 103 दिन पर ईयर होता है। मतलब 365 दिन में 130 दिन पर 103 दिन पर ईयर में 165 दिन में 130 दिन बारिश होते रहती है। उसके बाद हम लोग रेनी डे के बारे में जाना कि 24 घंटा में अगर 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा हो जाए 24 घंटा के अंदर, तो उसे हम लोग रेनी डे बोल देते हैं। ठीक है, इतना जान लिया। लेकिन हम लोग अब जानते हैं, ये तो जानते हैं मौसम क्या होता है। ठीक है, और
जानते हैं कि मानसून मानसून जो आता है इंडिया में बेसिकली आता कैसे है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। ये इंडियन ओशन हो गया पूरे, ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। इंडियन ओशन में इधर कौन से हो गया, अरबियन सी हो गया, इधर कौन से सी हो गए, तो इसे इधर अरबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली हम लोग मौसम मानसून को बेसिकली क्या बोलते हैं, दिशा बदलने वाली हवाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो मानसून को बेसिकली हम लोग बादल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बादल जो ही है वर्षा कराता है, ठीक है। तो बादल जो है बेसिकली जो बादल है बादल जो है बेसिकली टू टाइप का होता है, ठीक है। एगो वर्षा कराने वाला बादल होता है, एगो वर्षा कराने वाला बादल होता है, एगो वर्षा नहीं कराने वाला बादल होता है। तो इस कराने वाले बादल को हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, मानसून बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अगर मानसून को जानना है तो मानसून को जानने के लिए हमें पहले माउंटेन जो इंडिया का पहाड़ हैं उनके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो बादल जो मानसून चलता है, ठीक है, तो मानसून चलता है तो एक सर्टेन हाइट पर चलता है मौसम, ठीक है। मतलब बादल जो चलते हैं, ठीक है, बादल जो रहते हैं एक सर्टेन हाइट पर रहते हैं। तो बादल को नीचे वर्षा होने के लिए, बादल के प्रेसिपिटेट होने के लिए कहीं पर जाकर टकराना उसको ज़रूरी है, ठीक है। किसी चीज़ से जाकर टकराना जरूरी है तभी वर्षा होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हाँ देखिए, ये हमारा देखिए ये क्या हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, ये हमारा वर्ल्ड में देखा जाए अर्थ में तो ये इक्वेटर हो जाता है, ठीक है। इक्वेटर हो जाता है और इक्वेटर से कौन सी लाइन गुजरती है जो स्टूडेंट, इक्वेटर से जो होती है विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। इक्वेटर से कौन सी लाइन जाती है, विषुवत रेखा जाती है। और जो विषुवत रेखा के ऊपर जो यहाँ से जाती है वो कर्क रेखा होती है, जो हमारे इंडिया से होकर भी गुजरती हैं, ठीक है। इंडिया से होकर भी मैक्सिको से होते हुए, इंडिया से होते हुए गुजरती है। तो ये कौन सी रेखा होती है, ये बेसिकली कर्क रेखा होती है, हमेशा याद रखिए। कौन सी रेखा होती है, ऊपर में कर्क रेखा होती है, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा हो गया। और नीचे में और यहाँ से जो जाती है रेखा, ये जो रेखा होती है, ठीक है, विषुवत रेखा के नीचे ये मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है, ठीक है, ये मकर रेखा होती है। तो होता क्या है फ्रेंड कि जब जून का महीना आता है, जब जून में होता है, जून का जो महीना होता है उसमें जो सूर्य है, ठीक है, वो कर्क रेखा पे आता है, ठीक है। जून के मंथ में जो होता है सूर्य कर्क रेखा पर आता है। तो पूरी तरह से कर्क रेखा पर 21 जून को आ जाता है। पृथ्वी जो सूर्य हमारा है पूरी तरह से कर्क रेखा पे 21 जून को आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सूर्य रहा जून में, ठीक है, जून में यहाँ पर रहा। उसके बाद जो होता है विषुवत रेखा जो इक्वेटर पर होता है, शून्य कब जो सूर्य होता है हमारा मार्च में आता है इक्वेटर पे, ये मार्च में इक्वेटर पर रहता है, ठीक है। मार्च और सितंबर में इक्वेटर पर रहता है, मार्च और सितंबर में इक्वेटर पर रहता है। मकर रेखा पर कब आता है, तो दिसंबर में मकर रेखा पर आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए मानसून कैसे आता है इंडिया में, देखते हैं, ठीक है। इंडिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जून के महीना में जब क्या होता है, सूर्य जो होता है, ये सूर्य जो होता है इंडिया के जो मतलब ये कर्क रेखा के ठीक सामने आता है। तो कर्क रेखा के जब सामने आ जाएगा तो इंडिया का जो कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा से होकर इंडिया से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो इसके सामने आ जाता है। तो सूर्य यहाँ के जो हमारे पूरे शीर्ष पे आ जाते हैं, हमारे अर्थ के या हमारे देश के शीर्ष पर आता है, एकदम सीधे ऊपर आ जाते हैं। तो इसका जो होता है डायरेक्ट सन का लाइट जो होता है हमारे देश पे पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट सन का लाइट हमारे देश पे पड़ने के कारण क्या है, यहाँ का एयर जो होते हैं हीट हो जाते हैं। हमारे कंट्री का जो एयर होते हैं वो हीट हो जाते हैं। हमारे कंट्री का एयर जो क्या होता है स्टूडेंट, हीट हो जाते हैं। तो एयर में क्या बहुत सारे एयर जो होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जो मॉलिक्यूल पार्टिकल जब हीट होता है तो उसमें रैपिडली मोशन आ जाता है, ठीक है, रैपिडली मोशन आ जाता है, मूव करने लगता है, उसमें मोशन आ जाता है, ठीक है, फास्टेस्ट मोशन आ जाता है। तो इसके वजह से क्या होती है कि गर्म जो हवाएं, यहाँ के जो एयर गर्म हो चुका है वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं, ठीक है। गर्म हवाएं क्या होती है, ऊपर की ओर
उठने लगती हैं। जहाँ अगर ऊपर की ओर हवाएं उठने लगती तो नीचे एयर का प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम हो जाता है नीचे में, तो क्या होता है प्लेट जो इधर इस साइड की, क्योंकि इक्वेट मकर रेखा के इस साइड में क्या होती है कि यहाँ इधर तो सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है, तो इधर की जो हवाएं होती हैं ठंडी होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोल्ड रीजन में आ जाता है उस समय ही। तो कोल्ड रीजन में आने के चलते एयर यहाँ इधर की हवाएं जो होती है ठंडी होती है, तो इधर की हवाएं जो इधर इधर मूव करने लगती हैं, ठीक है, ठीक है, सामने की ओर मूव करने लगती है, इधर ऊपर की ओर मूव करने लगती हैं, ठीक है। ऊपर की ओर मूव जब करने लगती हैं तो देखिए क्या होता है कि इधर जो होता है क्लाउड जो बना हुआ रहता है, क्योंकि अगर सन का जो लाइट है डायरेक्ट इधर पड़ रहा है, तो इधर ओशन से जो हमारे इधर इंडियन ओशन है वहाँ पर क्या होती है कि क्लाउड पूरे बनने लगती हैं, कि वाष्पीकरण जरूर होगा, ठीक है। इवापोरेशन जो होता है वाटर का ओशन से होने लगता है प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इधर ज़्यादा रहता है। तो ये जो बादल है, ये ठंडी हवाएं जो है बादल को लेकर, ठीक है, इस क्लाउड को लेकर हमारे कंट्री में जो होती हैं जाती हैं, हमारे जो कंट्री होता है इंडिया में जाती हैं, तो ठीक है, यही यही जो बादल लेकर जा रही है, इसी के वजह से जो होता है हमारे देश में जो होता है वर्षा होते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमारे देश में मानसून कैसे है। अब देखिए डिटेल में जानते हैं कि मानसून आने के बाद वर्षा कैसे हो रही है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले पूरा पर्वत के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे देश में कौन कौन से पर्वत है उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैप ले लेते हैं। हाँ देखिए यही मैप लिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि वर्षा को कराने का कारण जो होता है वो तो ये मानसून तो आ रहा है, तो मानसून आ रहा है तो आते हैं तो एक सर्टेन हाइट पर आ रहा है, तो अगर वो सर्टेन हाइट से किसी चीज़ से टकराएगा नहीं तो मानसून आगे चला भी जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या कोई पर्वत होता है, पहाड़ होता है। देखिए ये कौन सा, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा और कर लिया जाए। देखिए इधर जो पर्वत होती है, इधर जो पहाड़ होती हैं, ठीक है, इस साइड में जो पहाड़ होती है, किसकी पहाड़ होती है इस साइड में, ये वाले साइड में किस चीज़ का पहाड़ होती है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, बेसिकली लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट, ठीक है। इधर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ होती है, इधर इस साइड में ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। ईस्टर्न मतलब पूर्वी घाटी पहाड़ी होती है, इधर पूर्वी घाटी पहाड़ी होती है, ठीक है। इधर पूर्वी ईस्टर्न घाट होता है, पूर्वी घाटी पहाड़ी होती है, और इधर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ होती है। इधर कौन सी, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दोनों यहाँ पर जो जाके मिलते हैं, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी होती है। नीलगिरी की कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ी होती है। यहाँ पे जो है बेसिकली कौन सी पहाड़ी होती है, नीलगिरी की पहाड़ी होती है फ्रेंड। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पर नीलगिरी की, और ठीक इसके नीचे कार्डिमम की पहाड़ी यहाँ पर होती है। इधर कौन सी पहाड़ी होती है, कार्डिमम की, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको कार्डिमम नाम दिया गया। तो यहाँ पर कार्डिमम की पहाड़ी होती है फ्रेंड्स। और ऊपर जाया जाए तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में यहाँ पर गिर की पठार होती है, ठीक है, गिर की पठार होती है यहाँ पे। अगर इधर चला जाए, इधर की ओर राजस्थान में आगे बढ़ा जाए तो इधर अरावली की पहाड़ होती है, ठीक है। दिया भी गया है यहाँ पर, देखिए अरावली लिखा हुआ है, इधर अरावली की पहाड़ भी होती है। और अंदर की ओर घुसा जाए तो मध्य प्रदेश में भी, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, तो मध्य प्रदेश में जो है हमारी कौन कौन सी पहाड़ी है, तो विंध्याचल है। देखिए विंध्याचल रेंज लिखा हुआ है, तो विंध्याचल की रेंज है। इधर सतपूर्णा रेंज है, मतलब सतपुरा पहाड़ी है, ठीक है। और एक और पहाड़ी आता है यहाँ पे, ठीक है, इधर एक और पहाड़ी आता है जिसे हम क्या मैकाल की पठार बोलते हैं, ठीक है। इधर मैकाल पर्वत होता है। तो यहाँ पर एमपी में 3 तरह से पहाड़ है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विंध्याचल रेंज है, ठीक है, सतपूर्णा रेंज है, और ये मैकाल की पहाड़ी है, ठीक है, मैकाल की पहाड़ी है। जितना हम लोग एक दिल्ली में पहाड़ी, देखिए यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर अपना दिल्ली है, राजधानी इंडिया का न्यू दिल्ली। तो इस दिल्ली में एक छोटा सा पर्वत है, ठीक है, कौन सी छोटा सा पर्वत है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी है, ठीक है। इस दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है फ्रेंड्स, तो इस दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी है, ठीक है।
रायसीना की पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में इधर जो होते हैं धौलाघाट की पहाड़ी है। इधर कौन सी पहाड़ी है? धौलाघाट की, धौलाधार की पहाड़ी होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इतना पहाड़ियों के बारे में जाने, अब देखते हैं कि मतलब बारिश कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा छोटा। हाँ, तो इधर क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, जो एयर होता है, ठंडी हवाएं होती है, ठीक है, बादल को लेकर आ रही है, इधर मानसून आ रहा है। तो मानसून जब आता है, ठीक है, तो मानसून जो अब आता है तो इसको इधर सीधर निकल जाए, अरबियन सी में इधर सीधर निकल जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सीधा मानसून आ रहा है तो मानसून इधर सीधा निकल जाना चाहिए था, ठीक है। तो सीधा निकल जाना चाहिए था, और इधर कौन से बे ऑफ बंगाल में से आने वाले मानसून इधर निकल जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं निकल के इधर निकल जाती हैं। क्यों? ये जो मानसून है इधर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। क्यों क्यों इधर की ओर मुड़ जाती हैं? तो इसका जो भी कारण है, ये इसने बताया कि कौन सा एक वैज्ञानिक थे, फेरल के नियम पर ये काम करता है इधर, ठीक है। फेरल ने बताया था कि जो मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में, इंडिया कौन से गोलार्ध में आया था? उत्तरी गोलार्ध में आया था। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो दाहिनी की ओर मुड़ जाती हैं। फर्स्ट रूल दिया था इन्होंने, फेरल ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं जो है दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं जो होती है बाईं की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फेरल के नियम पर बेसिकली काम करता है। फेरल ने बताया था, दो नियम दिया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं दाहिनी ओर अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपने बाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसी फेरल के नियम पर काम करता है। तो बेसिकली जब मानसून आता है तो सीधे न जाकर, अरबियन सी से सीधे न जाकर क्या दाहिनी की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही दाहिनी मुड़ जाती हैं, जैसे ही अपने देश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो अपने देश में प्रवेश करती हैं तो किससे टकरा जाती हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाटी के पहाड़, वेस्टर्न गंगटेक जो है, वेस्टर्न गंगटेक मतलब बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हिंदी में कौन सी पहाड़ी बोल सकते हैं इसको? तो अपना बोल सकते हैं पश्चिमी घाट की पठार जो है, पर्वत है, पश्चिमी घाटी की पर्वत है, उसे टकराता है, ठीक है। टकराने के बाद जो होता है इसी एरिया में बारिश करा जाता है। और इस एरिया में बारिश बहुत कम होती हैं बारिश, लेकिन कम होती है क्योंकि रैनो शेड में आता है। देखिए ये पठार हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। अगर पहाड़ी में मौसम चला, ठीक है, मानसून आया, तो मानसून जो होता है इस ओर टकरा के इसी ओर गिर जाएगा, ठीक है, मतलब बारिश इसी ओर हो जाएगी इससे टकरा के, ठीक है। इस ओर नहीं हो पाएगी, तो इसको रेनसेट बोल देते हैं। और इधर मतलब बहुत कम बारिश होती है, मान लीजिए 20 से 40%, इधर 20 से 30% बारिश जो होती है इस एरिया में होती है, ठीक है। तो जो हमारा मानसून जो जा रहा था इधर से, ठीक है, इस ओर मानसून जो हमारा जा रहा था, ठीक है, इस ओर मानसून जा रहा तो किससे टकरा गया, ठीक है। तो पश्चिमी घाटी के पर्वत से टकरा के और दो पार्ट में ये जो मानसून जाता है इधर से, ठीक है, साउथ वेस्ट से मानसून जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो मानसून इधर चला जाता है, इधर की ओर चला जाता है, ठीक है, इधर की ओर चला जाता है। और एक अपना किधर चला जाता है? बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। एक किधर चला जाता है? टकरा के बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो हमने अभी तक क्या जाना दोस्तों, कि हमने अभी तक यही देखा कि मतलब हमारा जो साउथ वेस्ट रीजन से जो मानसून होता है, टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक इधर की ओर जा रहा था और एक इधर की बे ऑफ बंगाल में जा रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, तो पहले यहाँ पर टकराया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले टकराया, तो पहले टकराने के बाद यहाँ पर पूरा झमाझम बारिश हो जाता है। तो ये पहला जो राज्य मिलता है इस मानसून को जहाँ पर बारिश होता है, वो कौन सी जगह होती है? केरल होती है। कौन सी जगह होती है फ्रेंड्स? केरल होती है। एक मिनट यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए ये केरल हुई, केरला हो गया। तो इस केरला में क्या होता है? पहला बारिश होता है। तो केरला में क्या होता है कि 1 जून को यहाँ पे बारिश होती है, 1 जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है केरल में, ठीक है। तो केरल में इतना जोरों से बारिश होती है, क्यों? तब इसका क्या होता है कि ऊपर का सॉइल का लेयर जो होता है हट जाता है, ठीक है। इसका जो ऊपर का सॉइल का लेयर जो होता है
हट जाता है। तो ठीक है, कंकड़ पत्थर दिखने लगते हैं मिट्टी में, ठीक है। इसीलिए यहाँ किस चीज़ की खूब खेती होती है, यहाँ पर लीचिंग हो जाता है पूरे सॉइल के। तो इसमें लीचिंग हो जाता है, तो इसलिए इस केरल में क्या सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो मसाला की, काजू की यहाँ पर अच्छी तरह से फसलें होती हैं, जो मतलब डीप रूटेड जो होती हैं वहीं पर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस जो मानसून साउथ वेस्ट मानसून से जाने वाली जो मानसून है, टकरा कर दो पार्ट में डिवाइड कर गई थी। एक इधर की ओर जा रही थी, एक बे ऑफ बंगाल की ओर जा रही थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं ये जो जाने वाली मानसून है किधर किधर बारिश कराती है। तो ये तो इधर मानसून जा रहा था अपना, ठीक है। ये मानसून जा रहा था, ठीक है। मानसून जाता है तो यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो ये यहाँ इधर चला जाता है, मध्य प्रदेश में चला जाता है, ठीक है। एक मध्य प्रदेश में चला जाता है, और एक ये गुजरात में चला जाता है, और एक यहाँ पर कहाँ चला जाता है, किसकी ओर चला जाता है, तो एक अरावली रेंज से होते हुए राजस्थान में इधर चला जाता है। तो 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो जाता है। जो साउथ वेस्ट रीजन से जो मानसून आ रहे हैं 3 पार्ट में इधर डिवाइड होते हैं। तो गुजरात में जैसे ही जाता है, तो गुजरात में कौन सी पठार इसको मिल जाता है, ठीक है। तो गिर का पठार मिल जाता है। यहाँ पे कौन सा पठार होता है बेसिकली, तो गुजरात में इधर गिर का पठार है, ठीक है। गिर का पठार से जो ये टकराता है, ठीक है, गिर माउंटेन से टकराता है, और गिर माउंटेन से टकराने का गुजरात में इस साइड खूब बारिश कराता है, ठीक है। इस साइड खूब बारिश कराता है, इस साइड में खूब बारिश होती है। लेकिन ये जो है रेन साइड में पड़ जाता है, तो इधर बारिश नहीं होती है। तो इधर बेसिकली क्या क्या है, देखिए इधर कच्छ है, कच्छ का रेगिस्तान है, रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का रेगिस्तान है। तो इसीलिए यहाँ पर इधर बारिश होती है, लेकिन बहुत 20 से 30% के बीच होती है। इसीलिए कच्छ का मैदान जो है एक मरुस्थल है, ठीक है। अगर इस पहाड़ी को यहाँ से हटा दिया जाए और ऐसे फिक्स कर दिया जाए तो पूरे गुजरात में बारिश होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इधर ही बारिश हो जाता है, इस साइड में बारिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके बारे में गुजरात में कैसे बारिश होता है हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहला पार्ट का तो हो गया कि कैसे डिवाइड हुआ था, ठीक है। पहला पार्ट का अब देखते हैं कि जो होता है गुजरात में बारिश हो गया, अब चला जाता है ये राजस्थान में आगे की ओर चला जाता है। तो राजस्थान में बेसिकली कौन सी पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी है। तो लेकिन अरावली की पहाड़ी जो होता है इसी ओर में है, इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट मानसून जाता है उसी डायरेक्शन में हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि उधर राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि कोई पहाड़ी नहीं मिला इसे टकराने के लिए। अरावली की पहाड़ी है तो इसी साइड में है, तो इधर से मानसून जो जा रहा था, ठीक है, निकलते जाता है, ठीक है। मानसून ज़्यादा जाता है और जाके दिल्ली में बरसता है। दिल्ली में बेसिकली क्योंकि बरसता है क्योंकि दिल्ली में एक पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी, वो छोटा सी पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, इसे टकरा जाता है और यहाँ पे बारिश कराता है, ठीक है। लेकिन ये इतना छोटा है कि मतलब ज़्यादातर जो मानसून होता है इससे निकल जाते हैं, और निकल के कहाँ चले जाते हैं हमारे, इसके ऊपर कौन सा आता है, तो आप इसका बहुत ही पवित्र स्थल है कौन सा, यहाँ पे केदारनाथ धाम, ठीक है। कहाँ पर है केदारनाथ धाम, बेसिकली उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, तो उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, तो ये मौसम जाके ये मानसून जो होता है जाके टकरा जाता है यहाँ पर इस पहाड़ियों से, और उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आ जाता है, ठीक है। अब देखिए बादल कैसे फटता है, बादल कैसे फटता है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो मानसून बहुत तेज़ी से आते जाता है, आते रहता है। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, तो मानसून जाके बादल जो मानसून जो होता है, जो बादल जाके एक जगह इकट्ठा होता है और आने इतना तेज़ी से बादल आता है कि एक दूसरे टकरा आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बादल फटना कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बारिश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा दिल्ली की ओर, मतलब राजस्थान से होते हुए दिल्ली की ओर से होते हुए उत्तराखंड में कैसे बारिश होते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर इधर 2 पार्ट, एक इधर निकला था गुजरात की ओर, और एक इस साइड में मानसून गया था, और एक इस साइड में मानसून जाता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इसको 3 पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में जैसे मानसून प्रवेश करता है तो एक विंध्याचल की पहाड़ी है बेसिकली वो मिल जाती हैं, ठीक है। विंध्याचल की जो पहाड़ी है वो मिल जाती हैं,
विंध्या रेंज वो मिल जाती है। और इधर इधर देखें तो इधर सतपूर्णा जो होता है सतपूर्णा रेंज मिला है, सतपूर्णा जो होता है पठार सतपूर्णा पहाड़ मिल जाता है। और आगे मानसून जाता है तो आगे जैसे जाता है इसको कौन सा पठार मैकाल का पर्वत मिल जाता है। तो तीनों तरफ से घेरा जाता है, मानसून जो होता है तीनों तरफ से इसी में फंस जाता है, जिससे क्या होता है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ही बारिश इस एरिया में होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस एरिया में मध्य प्रदेश में क्या है, एक नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है, तो नर्मदा नदी है। जिस कारण क्या होता है इसमें जो होता है क्या होता है बरसात के दिन में नर्मदा नदी में बहुत सारे बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, इतना जोरों से बाढ़ बाढ़ आ जाते हैं। इसके बेसिस पे इसका एक दूसरा नाम भी दिया है नर्मदा नदी का, बता सकते हैं कौन सा, बंगबंग नदी बोल दिया जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को। तो बहुत सारे बारिश होते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा साउथ 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 वेस्ट से मानसून जो जा रहा था दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, डिवाइड हो गया था। एक अरबियन सी की तरफ से जा रहा था, एक बे ऑफ बंगाल से जा रहा था। तब देखिए इधर तो अरबियन सी से होते हुए 3 पार्ट में भी दिखा गया, एक कच्छ में गुजरात में, और एक इधर से जाते हुए कहाँ तक चला गया था, तो केदारनाथ होते हुए कहाँ तक, उत्तराखंड में चला गया था। एक मध्य प्रदेश में चला गया था। और एक जो एक बे ऑफ बंगाल में जो पहाड़ जाते हैं वो कैसे होते हैं बे ऑफ बंगाल में, देखिए। तो बे ऑफ बंगाल में इधर जाते हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जब इधर से जाते हैं बारिश जो मानसून जाता है, ठीक है, मानसून जाता है बे ऑफ बंगाल में, तो कहाँ पर, यहाँ पर असम है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, असम है। असम में जाके बारिश करवाता है। ठीक है, असम में जाकर बारिश करवाने का कारण ये हम मानसून बरसता है इसलिए क्योंकि यहाँ 3 पहाड़ी हैं। ठीक है, 3 पहाड़ी है, कौन कौन, एक जयंतिया पर्वत जो है इधर है, जयंतिया पर्वत है। ठीक है, एगो खासी पर्वत है, खाकी पर्वत है, खासी पर्वत है जो इस साइड में है। ठीक है, खासी पर्वत इस साइड में है। ठीक है, जयंतिया इस साइड में है। एगो गारो 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 गारव गारव है, तो इसको बेसिकली बोल दिया था गारव खासी जयंतिया बोल दिया था। ठीक है, तो गारव खासी जयंतिया में जो ये हैं, जो ये मानसून है फंस के रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर तीनों तरह से फंस के रह जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो होता है वर्षा होती है। ठीक है, और कुछ जो बे ऑफ बंगाल से बारिश जा रही है वो बिहार इस साइड कुछ मुड़ जाती हैं। तो इस साइड से मुड़ने वाली जो होती हैं बिहार में बारिश करवाती हैं। तो बिहार और यूपी से बारिश करवाते हुए, ठीक है, बिहार और यूपी से बारिश करवाते हुए कहाँ पर जाती हैं, जाके सामने दिल्ली है, तो दिल्ली में जाकर जो किस पर्वत से टकरा जाती हैं, रायसीना की जो पहाड़ी है दिल्ली में उससे टकराकर और दिल्ली में भी बारिश करवाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, बिहार में पता चल गया कि कैसे बारिश होता है, बिहार में और यूपी में भी कैसे बारिश होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद ये जो यहाँ से मानसून जा रहा था, मानसून जाने के बाद इधर जो है हिमाचल में भी बहुत सारे पहाड़ी होते हैं, जैसे धौलाधार की पहाड़ी होता है उससे टकरा कर भी बारिश होने लगती है। उसके बाद पंजाब लास्ट में जो होता है पंजाब में जाकर, थोड़ा पंजाब में एक पहाड़ है उससे टकरा कर, ठीक है, सबसे लास्ट में पंजाब में टकरा कर यहाँ पर मानसून बारिश करवाता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, चलिए मानसून के बारे में। हाँ साउथ, एक मिनट, हाँ अब देखिए मेरा हम लोग का अगला पॉइंट जो है साउथ वेस्ट मानसून रिच साउथ इंडियन। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है कहाँ पर जाता है, पर साउथ इंडियन में जाता है, जो केरला में जाता है पहले अराउंड 1 जून ऑफ एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल के 1 जून को, देखिए बोले ना कहाँ जाता है, केरला में जाता है। ठीक है, एवरी ईयर एंड मिडिल ऑफ जुलाई, और मिडिल ऑफ जुलाई में इट कवर होल इंडियन अंडर द ग्रिप ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और होल मतलब मिडिल जुलाई में पूरे इंडिया में क्या करता है, रेनफॉल कवर कर लेता है। ठीक है, पहले मानसून एंट्री कहाँ से करता है, साउथ इंडिया से बेसिकली एंट्री करता है, कहाँ से, साउथ इंडिया से बेसिकली एंट्री करता है। और 1 जून को क्या करता है, 1 जून को साउथ इंडिया में पहली बार पहुंचता है एवरी ईयर। ठीक है, और मिडिल ऑफ जुलाई तक जाते जाते पूरे देश में क्या करता है, बारिश कराना चालू करता है पूरे देश में, मतलब कि हाँ जहाँ जहाँ वो मानसून जा रहा है। ठीक है, हमने जो आपको उस मतलब मैप के द्वारा बताया। ठीक है, इट विथड्रॉल, ठीक है, इट विथड्रॉल फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान इन, जो वेस्टर्न राजस्थान में 1 सितंबर को क्या होता है, कंप्लीट होता है,
बारिश का बोल रहा है इट विथड्रॉल फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान इन 1 सितंबर टू कंप्लीट विथड्रॉल फ्रॉम होल कंट्री बाय 15 अक्टूबर। ठीक है, मतलब राजस्थान में 1 सितंबर को कंप्लीट होता है और पूरे कंट्री में जो होता है मानसून का कब कब कंप्लीट होता है साउथ वेस्ट मानसून, तो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 15 अक्टूबर तक हमेशा ध्यान रखिए, कब तक, 15 अक्टूबर तक। आगे देखिए अगला पॉइंट कर रहा है कि इसका जो मूव करने का एवरेज स्पीड जो है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून का मूव करने का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जो होता है सेम मौसम मानसून जो होता है मूव करता है। ठीक है, मानसून जो होता है मूव करता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्रांड पीरियड बोला जाता है ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इसीलिए इस साउथ वेस्ट मानसून को ग्रांड पीरियड बुलाता है रेनफॉल इंडिया के लिए। ये बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट अराउंड 75% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया, मतलब इंडिया में 75% के जो 75% से अधिक अधिक जो है वर्षा कराने का काम करता है कौन, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि तमिलनाडु में कंसंट्रेशन जो होता है इज ओनली 20 से 40% होता है। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु में जो होता है पश्चिमी घाट की पर्वत से इसी साइड में लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में तमिलनाडु पड़ जाता है, तो वो कौन सा है आता है, तो रेन सेड एरिया में आता है, जिसके वजह से वहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो पाती है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून के चलते, तो कंसंट्रेशन बोल रहा है कि 20 से 40% होता है तमिलनाडु में ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द रेन रिसीविंग ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो मोस्ट ऑफ द मतलब तमिलनाडु में बारिश होती है किस मानसून की वजह से होती है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। देखेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी देखेंगे। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून के नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। और अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर द कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इज अबाउट 30 to 50% जो होता है कंसंट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में हो पाता है, क्योंकि मौसम मानसून को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, उसमें जो होता है मानसून जो होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो 30 से 35% ही पहुँच पाता है वहाँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उधर पहाड़ियाँ आती हैं, जो पहाड़ियाँ से टकराते टकराते जो होता है वहाँ तक जो होता है जम्मू कश्मीर में उतना नहीं पहुँच पाता है, और सब एरिया जो होते हैं रेन शेड में आते हैं। ठीक है, और देखते हैं एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फीलफुल। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल, नवंबर से अप्रैल में वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जब मानसून का उससे फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कैसे कैसे होता है, तो साउथ वेस्टर्न मानसून से 30 से 50% होता है, और रिमेनिंग जो होता है वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है मानसून का उस नवंबर अप्रैल में उससे फुलफिल हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट जो बोल रहा है साउथ वेस्ट मानसून हैज 2 ब्रांचेज। देखिए साउथ वेस्ट मानसून का 2 ब्रांच है। ठीक है, फर्स्ट कौन था, अरबियन सी ब्रांच, और सेकंड कौन था, बे ऑफ बंगाल। हमने बताया था कि मतलब जो होता है इधर से साउथ वेस्ट से मानसून से जो आ रहा है, ठीक है, पश्चिमी घाट की पर्वत से टकरा कर 2 भाग में बढ़ जाता है, जो एक किधर की ओर जाता है, अरबियन सी की ओर चला जाता है, और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। तो बोल रहा है कि जो अरबियन सी ब्रांच है उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है मानसून का 750 mm जो का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून का कितना है, 80% है। ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून का 80% होता है, मतलब इस साइड में 80% चला जाता है। ठीक है, और इस साइड में बे ऑफ बंगाल में 20% चला जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है, और अगला पॉइंट क्या आता है कि बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एक बे ऑफ बंगाल में कितना कंट्रीब्यूट होता है, कंट्रीब्यूट 340 mm। ठीक है, मतलब 20% साउथ वेस्ट मानसून का 20% जो होता है कंट्रीब्यूट होता है कहाँ, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, जो कि लास्ट पॉइंट असम में जाके बरसता है। तो दिस मूव अप टू असम, मूव लास्ट मूव में मूव करता है असम में। तो असम में 3 पहाड़ियाँ थी, कौन कौन पहाड़ियाँ थी, तो गौरव साकी जयंतिया जो थी उसमें जाके टकरा कर वहाँ पर बहुत जोरदार बारिश करा देता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में देखते हैं। एक मिनट, तो बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून में कि नॉर्थ ईस्ट मानसून इज वन सेट एट अबाउट 15 अक्टूबर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का वन सेट जो आता है 15 अक्टूबर में
से चालू होता है। लिमिटेड मोस्टली साउथर्न स्टेट जो होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो होता है मोस्टली यह कराता है, ठीक है। बारिश मतलब मानसून यहाँ पर बारिश कराता है। एंड विथड्रॉल ऑलमोस्ट बाई और मिड दिसंबर तक पूरी तरह से यह आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में देखा कि 15 अक्टूबर को जो ये मोस्टली जो होता है साउथर्न स्टेट में आता है, ठीक है। और कब तक रहता है, मिड दिसंबर तक चला जाता है, ठीक है। मिड दिसंबर तक पूरे तरह से विथड्रॉल हो जाता है, ठीक है। तमिलनाडु गेट हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो इससे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से आ रहे थे जो मानसून आता है उससे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। उसके बाद कौन से, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। तो द मानसून इज नॉन एज, इस मानसून को रिटर्निंग मानसून वो बोलते हैं, ठीक है। इस मानसून को क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिटर्निंग मानसून क्यों बोलते हैं, ये हम लोग उसमें समझेंगे, उस मैप में समझाएंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। इट कंट्रीब्यूट अबाउट 15% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया, मतलब ये टोटल जो रेनफॉल इंडिया में होता है उसका 15% जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, ठीक है। देखिए अब इसको समझते हैं, रिटर्निंग मानसून को समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून को समझते हैं, ठीक है। और कहाँ पहाड़ कहाँ था, हाँ हमारा मैप कहाँ था, ये था, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए पहले हाँ यहाँ पर देखिए, इसको पहले समझते हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर लिया जाए, उसके बाद समझते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून को। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में देखिए, क्योंकि सन तो यहाँ पर था, ठीक है। तो सन जो यहाँ पर था वो चलते चलते, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब दिसंबर में कहाँ पर आ जाता है, दिसंबर में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, मकर रेखा पर आ जाता है। कहाँ था, 15 दिसंबर तक मकर रेखा पर आ जाता है बेसिकली। तो इस दिसंबर में यहाँ पर आने के बाद तो क्या होता है कि अब यहाँ पर आने के बाद इधर की हवाएं पूरे गर्म होंगी, इधर की हवाएं इवापोरेट होगा, इधर का जो ओशन में जो वाटर है इवापोरेट होगा, इवापोरेट होकर ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इधर की हवाएं ऊपर उठेगी, इधर की पूरी हवाएं ऊपर उठेगी, तो इधर क्या जो ठंडा हवाएं होती हैं इंडिया से होकर आना चालू कर देंगी, ठीक है। तो इंडिया से आना चालू कर देंगी तो इधर का जो मानसून जो इधर था वो उसको लाना चालू कर देंगे, और इधर से लाकर इधर फुलफिल करेंगे, ठीक है। जैसे इधर से हवा, ठंडी हवा क्लाउड को लेकर इस गर्म एरिया में जा रही थी, अब उधर से क्योंकि इधर का ठंडा एरिया हो जाता है, ठीक है, बारिश के चलते, ठीक है। क्योंकि इधर से जो सूर्य है खत्म हो जाता है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में ठंडा पड़ने लगता है पूरा इंडिया में, ठीक है। तो इधर ठंडी हवा जो होती है लेकर आने लगती है मानसून को, ठीक है। तो इसी को रिटर्निंग ऑफ मानसून बोलते हैं, जो किससे कौन सा एरिया में पड़ जाता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट। देखिए इधर ईस्ट होता है, ईस्ट, और इधर नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, क्योंकि लौटता है तो इसी रीजन से लौटता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर से ठंडी हवा मानसून को लेकर आता है, ठीक है, दिल्ली से इधर होते हुए, बिहार से होते हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए लेकर मानसून आता है। रेनफॉल जो मानसून होता है इधर से आता है। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है, राजमहल की पठार है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली राजमहल की पठारी है, ठीक है। एक मिनट, इसको इरेज कर दीजिए तो बच्चा समझ में आएगा। हाँ, तो इधर से मानसून आ रहा था, ठीक है, इधर से मानसून आ रहा था, ठीक है, इधर से मानसून आ रहा था पूरा, इधर से आ रहा था मानसून, क्योंकि यहाँ पर था पंजाब में लास्ट समय बारिश कराता है, तो इधर से पूरा मानसून आ रहा था। तो मानसून आने के बाद इधर एक पहाड़ होते हैं, राजमहल की पहाड़ी, इससे टकरा कर, ठीक है, इससे टकरा कर, और दिसंबर में जो होता है, जनवरी फरवरी में इधर बारिश कराती हैं, ठीक है। बिहार में और यूपी में इधर बारिश थोड़ी थोड़ी कराती हैं। तो ये बारिश जो होती हैं बहुत ही फायदामंद, एक वरदान की तरह होता है, क्योंकि उस समय जो होता है इधर क्या होती है, इधर फील्ड में जो होता है वीट का ग्रोइंग होता है रबी क्रॉप में। तो रबी क्रॉप के लिए जो लौटती हुई मानसून होती है, जो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है, इस सब एरिया में बारिश थोड़ा थोड़ा करा देती है, ठीक है। तो ये राजमहल की पहाड़ी से टकराई और राजमहल की पहाड़ी से टकरा कर किधर चली गई, ठीक है, इस ओर आने लगती हैं, ठीक है। इस ओर उड़ीसा से होकर आंध्र प्रदेश से होकर तमिलनाडु की तरफ जाने लगती हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा के ऊपर ऊपर पार हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर इसलिए पार हो जाता है कि इधर जितना बरसना था मानसून इधर ही बरस गया, ठीक है। और मानसून जो है इस बादल में अब पानी नहीं रहा, ठीक है, वाटर नहीं रहा, क्योंकि बरसते हुए आ रहा था, ठीक है। और बरसते हुए आ रहा था तो क्या होता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा से ये जल्दी चला जाता है। तो उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा में देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है इवापोरेट जो वाटर होता है उसको लेता है और उड़ीसा में, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश में चला जाता है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी यहाँ पे पठार थी, इधर कौन सी पठार थी, ठीक है, पूर्वी घाटी की पठार थी ना, ठीक है। इधर पूर्वी घाटी की पठार थी, इधर पश्चिमी घाटी की पठार थी, ठीक है। तो इस साइड में जो होता है आंध्र प्रदेश में बारिश कराता है और ऊपर से जो होता है उड़ीसा में ऊपर से पार होता है, जिसके चलते उड़ीसा में क्या आता है, मौसम लौटते हुए मौसम के चलते चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो पूछ लेता है कि मौसम एग्जाम में पूछ लेता है कि लौटते हुए मानसून की वजह से, ठीक है, चक्रवात किस किस राज्य में आता है, तो उड़ीसा में आता है, ठीक है। और चक्रवात जो होता है थोड़ा सा मतलब आंध्र प्रदेश में भी आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में चक्रवात और वर्षा दोनों होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, पूर्वी घाटी की पहाड़ी है। तो पूर्वी घाटी से टकरा कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी सी बारिश करा देता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आनामलाई की पहाड़ी भी है, कार्डियम आनामलाई की पहाड़ी भी होती है ये नीचे में, तो ठीक है, आनामलाई से टकरा भी जाता है। और देखिए, और यहाँ पर कौन सा अब मानसून जो आ रहा था, ठीक है, मानसून आ रहा था और यहाँ पर किससे टकरा जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट से टकरा जाएगा। और पश्चिमी घाट से टकराने के बाद तमिलनाडु में जोरदार बारिश कराएगा। इसीलिए बोल रहा था, लिखा था पॉइंट ना कि जो तमिलनाडु में किसके वजह से होता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से बारिश काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से। तो लौटते हुए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि मानसून हमारे इंडिया से लौट रहा है, ठीक है। इसीलिए इससे क्या होता है, इसी का रिटर्निंग मानसून या लौटते हुए, ठीक है, लौटते हुए इसको क्या बोलते हैं, मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना देख लिया हम लोगों ने, चलिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया। वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट में 15 अक्टूबर को पहले जाता है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में बारिश कराता है, ठीक है। तमिलनाडु में बेसिकली बारिश जोरदार होती है, आंध्र प्रदेश में दोनों चक्रवात और बारिश दोनों आते थे, और उड़ीसा में भयंकर चक्रवात आते हैं लौटते हुए मानसून के चलते, ठीक है। ये देख लिया, दिसंबर मिड दिसंबर तक बेसिकली पूरी तरह से आ जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। इसमें देखे 15% जो था ये हमारा मानसून जो था इसके वजह से होता है, किसके वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से, ठीक है। 3% जो हमारा बारिश होता है किसके वजह से होता है, 3% बारिश हमारा। तो देखिए ये जो पॉइंट था, एक मिनट कहाँ था, हाँ, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन के चलते 3% बारिश होते हैं, जो नवंबर से अप्रैल तक होता है। वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो होते हैं बारिश, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक मिनट कहाँ गया मेरा, हाँ, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इधर से इस ओशन में से जो मानसून आता है ना, ठीक है, इस मानसून आता है तो जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, हमारे मतलब कुछ पार्ट में रबी सीजन में आ जाते हैं, हमारे कुछ पार्ट में भी आते हैं, बिहार में भी आते हैं। तो इस वजह से जो मानसून होता है वो 3% होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, हाँ, यहाँ तक चले गए थे। अब चलिए, ये भी हमारा हो गया था। अब वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इट मूव फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट से हमारा ये कौन देखिए मैप, इंडिया के मैप में ये कौन सा, ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मानसून जाता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए लो प्रेशर और साइक्लिक सर्कुलेशन, ठीक है, इन द वाइंड एबव द सरफेस विच मूव फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज
टू क्या था हिमालय माउंटेन, जो वेस्टर्न हमारे वेस्टर्न कंट्री से होते हुए हिमालय जो हिमालय माउंटेन में होता है वहाँ तक ये जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगला पॉइंट बोल रहा है कि दिसंबर टू मार्च में बोल रहा है, दिसंबर टू मार्च इट इज द मेन पीरियड व्हेन वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन कैरी रेनफॉल। ठीक है, दिसंबर से मार्च में यह मेन पीरियड होता है कि वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि यह कि उस समय रेनफॉल कहलाता है और क्या करता है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में जो होता है यह लाता है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में लाता है, विच इज़ वेरी यूजफुल टू रबी क्रॉप। देखिए यही वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है रबी क्रॉप में बहुत सारे फायदे, क्योंकि दिसंबर से मार्च के बीच में आते हैं। ठीक है, तो जनवरी या फरवरी में जो होता है वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन से जो आने वाली मानसून है वो वर्षा कराता है। ठीक है, इंडिया नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, तो उस समय जो होता है रबी क्रॉप जैसे वीट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, ये सब क्रॉप लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बारिश की वजह से जो होता है प्रोडक्शन जो होता है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला जो हम लोग इसका पॉइंट है ईएल नैनो के बारे में है, ईएल नीनो के बारे में है। ईएल नीनो जो बेसिकली फिनोमेनन है, किस चीज़ का फिनोमेनन है, दैट लेड टू द राइज इन द ओशन टेम्परेचर। जो ये क्या करता है एक फिनोमेनन है जो राइज करता है टेम्परेचर को, एंड इफेक्ट इन इंडियन मानसून, और इंडियन मानसून को भी इफेक्ट करता है, कॉन्सिक्वेंट ड्राई वेदर एंड ड्रॉट, और क्या करता है ड्राई वेदर और ड्रॉट करता है। ईएल नैनो एक फिनोमेनन है जो क्या करता है जो टेम्परेचर होता है ओशन के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इससे क्या इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि ड्राई वेदर और ड्रॉट हो जाता है। तो बोला जाता है कि ईएल नाइनो क्या किस चीज़ का फिनोमेनन है, तो ईएल नाइनो के फिनोमेनन की वजह से इंडियन ओशन जो होता है ओशन का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है इंडियन ओशन के मानसून में को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, इससे वजह से क्या होता है ड्राई वेदर और ड्रॉट की संभावना भी होती है। ठीक है, रिवर विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से रिवर जो होता है मैक्सिमम फ्लो होता है, जैसे गंगा रिवर होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, ये मानसून आता है। उसके बाद बोला जा रहा है आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड शेडिंग। आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के बारे में देखते हैं और क्लाउड शेडिंग के बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल रेन बेसिकली होता क्या है कि किसी एरिया में, ठीक है, किसी एरिया में आर्टिफिशियल बादल से, ठीक है, बारिश कराने की प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत सारे जो होता है केमिकल का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं क्लाउड शेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। ठीक है, फॉरेन मटेरियल का यूज करके टू क्लाउड टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड क्लाउड शेडिंग। मतलब ठीक है फॉरेन मटेरियल का अप्लाई करके, ठीक है, क्लाउड पर, ठीक है, क्या होता है इंड्यूस किया जाता है प्रेसिपिटेशन का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लाउड शेडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक आर्टिफिशियल जो होता है क्लाउड डेवलप किया जाता है और उस आर्टिफिशियल क्लाउड से प्रेसिपिटेशन करवाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लाउड शेडिंग बोलते हैं। क्लाउड शेडिंग बोलते हैं। क्लाउड शेडिंग जो होता है, क्लाउड शेडिंग में जो यूज होने वाले केमिकल जो होता है सिल्वर आयोडाइड है और ड्राई आइस भी है। ठीक है, अप्लाइड, और देखिए अब बोल रहे सिल्वर और ड्राई आइस भी है। ठीक है, क्या होता है सोडियम क्लोराइड भी यूज होता है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस इज अप्लाइड एट वंस न्यूक्ली फॉर ए लीटर ऑफ क्लाउड, मतलब क्लाउड एयर, मतलब 1 न्यूक्लिक जो होता है ड्राई आइस का 1 लीटर क्लाउड एयर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अप्लाई किया जाता है। इन डायनेमिक क्लाउड शेडिंग में क्या होता है मैसिव क्वांटिटी, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में क्या होता है 100 से 1000 न्यूक्लिक फॉर 1 लीटर ऑफ क्लाउड एयर के लिए किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस है, ठीक है, मैसिव क्वांटिटी में 1000 मतलब 100 से 1000 न्यूक्लिक जो होता है किसके लिए 1 लीटर ऑफ क्लाउड एयर के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वार्म क्लाउड के बारे में बोल रहा है। इसमें दो तरह का क्लाउड शेडिंग होता है और वार्म क्लाउड क्या इसमें क्या किया जाता है जनरली यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन के लिए। ठीक है,
ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। बोल रहा है कि वेदर फोरकास्टिंग में शॉर्ट रेंज जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 3 दिन का होता है। 3 दिन से कम होता है। शॉर्ट रेंज क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग में, तो 3 दिन से कम होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 72 घंटे तक होता है। मीडियम शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग में बात किया है तो मीडियम रेंज कहाँ से होता है, तो 3 से 10 दिन मीडियम रेंज होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 30 से 10 दिन रेंज होता है, मीडियम रेंज होता है। लॉन्ग रेंज की बात किया तो 10 से ज़्यादा दिन वेदर फोरकास्टिंग होते रहता है। देखिए अब बोल रहा है द शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इज इशू ट्वाइस ए डे। ठीक है, क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग इशू ट्वाइस ए डे। ठीक है, एंड वैलिड अप टू 30 आवर। देखो जो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग होता है ट्वाइस डे इशू होता है। ठीक है, और ये 36 घंटे के लिए जो वैलिड होता है। ठीक है, और लॉन्ग डे बात के लिए लॉन्ग डे रेंज फोरकास्टिंग का, तो ये जो होता है तीन तीन एक ईयर में जो होता है 3 बार इशू होता है इसका। ठीक है, इशू थ्री इन ए ईयर, ट्राइस इन ए ईयर, मतलब ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग का जो इशू होता है एक ईयर में 3 बार होता है। ठीक है, एंड आर यूजफुल टू चॉइसिंग क्रॉपिंग पैटर्न। इसके वजह से क्या होता है हम लोग इसमें क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ईयर में 3 बार 3 सीजन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें इसी की वजह से क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेन पॉइंट है। तो बोल सकता है कि कौन सा वेदर फोरकास्टिंग में जो होता है हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न चूज करते हैं, तो लॉन्ग रेंज में। ठीक है, जो कि 3 बार एक ईयर में इशू होता है। ठीक है, और आगे अगला पॉइंट बोल रहा है साइनोपेटिक बोल रहा है। साइनोपेटिक मेथड जो होता है, साइनोपेटिक मेथड याद रखिएगा, ये भी मस्ट पॉइंट है। साइनोपेटिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज यूज फॉर शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, साइनोपेटिक मेथड जो होता है किस फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के लिए। पूछ देता है कि साइनोपेटिक मेथड किस रेंज के लिए किस फोरकास्टिंग रेंज के लिए यूज किया जाता है, तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए और अगला पॉइंट देखते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। अगला पॉइंट है NCMRWF। ठीक है, तो NCMRWF का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंट्रल फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है NCMRWF का, और पूछ लेता है कहाँ से सिचुएटेड है, तो दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर का जो लेटेंट हीट वेपोराइजेशन है, मतलब वेपोराइजेशन का लेटेंट हीट कितना होता है, तो 580 कैलोरी पर ग्राम कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 580 कैलोरी पर ग्राम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन कितना होता है, वाटर का हीट ऑफ सब्लिमेशन 680 कैलोरी पर ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन की बात किया है तो हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, तो हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे। हीट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर की बात किया है तो कितना डिग्री पे होता है हाईएस्ट डेंसिटी, वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी कितना डिग्री पर हाईएस्ट हो जाता है, तो 4 डिग्री पर सबसे हाईएस्ट रहता है वाटर का डेंसिटी। ठीक है, बात किया जाए अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, कितना 90% बाय वॉल्यूम। ठीक है, जो वाटर का एक्सटेंड होता है फ्रीजिंग में कितना होता है 9% ऑफ बाय वॉल्यूम, मतलब 9% इसका वॉल्यूम का 9% जो होता है वाटर का एक्सटेंड होता है फ्रीजिंग का, वाटर एक्सटेंड होता है फ्रीजिंग का। ठीक है, फ्रीजिंग पे। ठीक है, अब बोला रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है वाटर का, तो -80 होता है। ठीक है, -80 होता है, हमेशा याद रखिएगा -80 होता है। वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब एनी नॉन सब्सटेंस में जो भी नॉन सब्सटेंस है उसमें वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। किसको छोड़ के, तो लिक्विड अमोनिया का छोड़कर। लिक्विड अमोनिया कितना रहता है, तो 1.03 कैलोरी पर ग्राम रहता है। ठीक है, वाटर लोडिंग के बारे में जाना जाए, वाटर लोडिंग के बारे में जाना जाए तो वाटर लोडिंग के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, यह एक सिचुएशन होता है। ठीक है,
कौन सा, यह एक सिचुएशन होता है। कब सिचुएशन होता है यह, वेयर ऑल पोर्स बोथ माइक्रो एंड माइक्रो आर फिल्ड विद वाटर, वाटर, ठीक है, टेम्पोरली और परमानेंटली बोल रहा है, परमानेंटली बोल रहा है कि जब वाटर, जब दोनों पोर जो कौन कौन से होते हैं, दो पोर कौन कौन से होते हैं, माइक्रो और माइक्रो और मैक्रो दोनों पोर्स जब होता है वाटर से फिल्ड हो जाए, उस सिचुएशन को क्या बोल सकते हैं, वाटर लॉगिंग बोल देते हैं, ठीक है। या ये फील्ड वाटर, ये पोर्ट टेम्परेरी भी फुल हो सकते हैं, पर परमानेंटली भी फुल हो सकते हैं। अगर ये दोनों पोर फुल फिल्ड हो जाए, किससे फुल फिल्ड हो जाए, तो वाटर से, तो वो उसको वाटर लॉगिंग बोल देते हैं, ठीक है। इसका वाटर लॉगिंग का डिमेरिट क्या क्या हो सकता है, तो ये रिड्यूस कर देता है, किसको रिड्यूस कर देता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट को रिड्यूस कर देता है। हमेशा याद रखिए कि वाटर लॉगिंग क्या कर सकता है, तो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट को, रिड्यूस कर देता है। और क्या करता है, रिड्यूस कर देता है रिडॉक्स पोटेंशियल को भी रिड्यूस कर देता है। कैसे, तो रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ वन वेल एरिएटेड सॉइल, ठीक है। वेल एरिएटेड सॉइल का जो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है कितना होता है, 400 से 700 MB होता है, 400 से 700 MB होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल बात किया तो वाटर लॉगिंग सॉइल का कितना होता है, -250 से -300 MB तक होता है, ठीक है। हमेशा याद करिएगा कि डिमेरिट में क्या क्या देखें हम लोग, रिड्यूस करता है किसका, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट को रिड्यूस कर देता है, उसके बाद रिड्यूस करता है किसको, रिडॉक्स पोटेंशियल को, ठीक है। अगर रिडॉक्स पोटेंशियल की बात किया जाए तो वेल एरिएटेड सॉइल का रिडॉक्स पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 400 से 700 MB होता है। और वाटर लॉगिंग सॉइल का बात किया तो -200 से -300 MB तक होता है, ठीक है। अब आगे बात किया जाए, आगे अगला पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट चलने से पहले एक मिनट, इस हाँ ये वाला हो गया। और एक मिनट, एक पेज मिसिंग है, उसको लाते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, ठीक है, डिमेरिट में, ठीक है। अगला पॉइंट है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज मोर इन वाटर लॉगिंग सॉइल, जो वाटर लॉगिंग सॉइल में डीनाइट्रिफिकेशन का लॉस होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इन सबमर्जेड राइस, ठीक है। सबमर्जेड राइस में क्या होता है, सबमर्जेड राइस मतलब सबमर्जेड राइस में दलदली जो राइस होता है, दलदली मिट्टी होता है, उस राइस में क्या होता है, SO4 क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सल्फाइड का, ठीक है। रिड्यूस कर देता है किसको, सल्फाइड को, दैट इज फर्दर रिड्यूस टू H2S, मतलब और क्या करता है, फर्दर रिड्यूस करता है H2S। इसके वजह से क्या होता है, अखोटी रोग जो होता है राइस में हो जाता है, इन राइस ड्यू टू द टॉक्सिसिटी, किसके वजह से, H2S के टॉक्सिसिटी बढ़ जाने से क्या होता है, अखोटी राइस में हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिमेरिट है किसका, वाटर लॉगिंग सॉइल का, क्योंकि वाटर लॉगिंग सॉइल में SO4 जो होता है रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है, सल्फाइड जो होता है रिड्यूस होते रहता है, ठीक है। और उसके बाद H2S भी रिड्यूस होने लगता है, जिसके बाद क्या होता है, कौन सा डिजीज आता है, अखोटी डिजीज राइस में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी किसका बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाता है H2S का, इसके वजह से। अब अप्रोचेज ऑफ इरिगेशन शेड्यूल का अप्रोचेज देखते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन बेसिकली अप्रोचेज देखते हैं, इरिगेशन शेड्यूल का अप्रोचेज क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं इरिगेशन शेड्यूल क्या होता है। तो इरिगेशन शेड्यूल बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि राइट अमाउंट में इरिगेशन, ठीक है, राइट अमाउंट में राइट टाइम, ठीक है, और राइट मेथड से दिया गया इरिगेशन को हम लोग क्या इरिगेशन शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। इरिगेशन शेड्यूल क्या बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं, तो राइट अमाउंट में, ठीक है, राइट अमाउंट में राइट टाइम पे, ठीक है, और राइट मेथड से दिया गया इरिगेशन ही क्या बोलता है, इरिगेशन शेड्यूल होता है, ठीक है। तो चलिए इसका अप्रोचेज क्या क्या है, तो फर्स्ट अप्रोचेज है ट्रांसपायरेशन रेशियो अप्रोच, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन रेशियो अप्रोच क्या होता है, ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या होता है कि वाटर प्लांट पार्ट से, ठीक है, प्लांट पार्ट से, ठीक है, वाटर का इवोपोरेट हो जाना ही ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेंट रेशियो अप्रोच क्या कहता है, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायरेट बाई क्रॉप टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है
ट्रांसपेरेंट होता है, क्रॉप से ट्रांसपेरेंट होता है तो प्रोड्यूस क्या करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यह अगला पॉइंट बोल रहा है कि दिस इज नॉन एब्सोल्यूट अप्रोच बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन अप्रोच को क्या होता है, एब्सोल्यूट अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्रॉप में जो होता है प्रोड्यूस करता है क्या, यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर को, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर जो होता है क्रॉप में क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं अगला अप्रोच कौन सा है दोस्तों, तो अगला अप्रोच हमारा है सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच था, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये बेसिकली बोल रहा है कि सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट में डिफेक्ट अप्रोच में बोल रहा है फॉर्मेज एंड विथ 25% क्या होता है, डिप्लीटेशन होता है किसका, एरिएबल सॉइल मॉइस्चर का, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि जो मेज में किसके लिए, मेज और वीट के लिए 25% डिप्लीटेशन होता है, डिप्लीटेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का डिप्लीटेशन किसके वजह से होता है, वीट में और मेज में 25% पर, ठीक है। अब फॉर ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप के लिए 50% डिप्लीटेशन होता है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का, 50% डिप्लीटेशन होता है किसका, किस में, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप में, ठीक है। और मेज और वीट में 25% डिप्लीटेशन होता है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का, ठीक है। तो हमने देखा 2 पॉइंट इसमें, सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच में क्या देखा कि मेज और वीट में 25% डिप्लीटेशन हो जाता है, ठीक है, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का। और जो होता है ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप में 50% डिप्लीटेशन होता है किसका, डिप्लीटेशन होता है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर का, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग दोस्तों इसमें। अगला पॉइंट है क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच क्या होता है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच या IW रेशियो CPE अप्रोच क्या होता है, तो क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच होता है क्लाइमेटोलॉजिकली क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच जो होता है, जो ये बेसिकली होता है जो क्रॉप में जो ईटी से मॉइस्चर का लॉस हुआ रहता है ना, जब इवोपोर ट्रांसपायरेशन से जो क्रॉप में इवोपोर ट्रांसपायरेशन से जो मॉइस्चर लॉस हुआ रहता है, अगर उतना ही अमाउंट में हम इरिगेशन दे दें, ठीक है। कह क्या रहा है कि अगर क्रॉप में हमारा इवोपोर ट्रांसपायरेशन से जो मॉइस्चर लॉस हुआ है, अगर उतना ही हम अमाउंट में इरिगेशन दे दें तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, IW रेशियो CPE अप्रोच दिया हुआ है। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं, एक मिनट थोड़ा पॉज किया जाए ताकि हम लोग तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये अप्रोच IW CPE रेशियो इज द रेशियो ऑफ दैट नेट डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर टू cumulative pan evaporation excluding effective rainfall, ठीक है। it saves एज ए सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स, ये क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस को क्या होता है, सेव करता है, ठीक है। लोअर द रेशियो, जो इसका लोअर रेशियो होगा तो मोर विल बी वाटर स्ट्रेस, अगर लोअर रेशियो होगा तो वाटर स्ट्रेस क्या होगा, इसका मोर होगा, ठीक है। तो हमने IW CPT रेशियो के बारे में डालता जाना, ठीक, अप्रोच रेशियो के बारे में डालता, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो IW CPE सेव एज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स को सेव करता है, लोअर द रेशियो मोर द स्ट्रेस, लोअर अगर रेशियो होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, मोर होगा। इट इज ए साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है बट नॉट प्रैक्टिकली यूटिलाइज, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं हो सकता है, यूटिलिटी नहीं होता है, ठीक है। अगर अगला पॉइंट बोला जाए तो अगला पॉइंट बोल रहा है क्रिटिकल स्टेज अप्रोच, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज अप्रोच में क्या होता है, द स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन प्लांट आर मोर सेंसिटिव टू द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू
करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी। करेक्शन ऑफ मतलब ये क्रिटिकल वैसा पॉइंट जहाँ पर जो वाटर क्रॉप जो होता है सेंसिटिव होता है वाटर के अगेंस्ट, ठीक है। और क्या होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी के भी करेक्शन रिसीव करता है। डिफिशियंसी वाटर का डिफिशियंसी होने लगता है, जिससे वजह से जो होता है प्लांट जो होता है उस स्टेज पर आता है। अगर उससे कम वाटर जाए तो उससे भी इफेक्ट होता है, और ज़्यादा हो जाए तो उससे भी इफेक्ट होता है। उसको क्रिटिकल स्टेज अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया होता है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जो होता है बोल रहा है राइस के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है बोल्टिंग होता है, फेनिकल इनिशिएशन होता है, फ्लावरिंग होता है, ठीक है। IWCP रेशियो देखा जाए तो 1.2 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइस में होता है, ठीक है। वीट का क्रिटिकल स्टेज देखा जाए CRI होता है, टिलरिंग होता है, ज्वाइनिंग होता है, फ्लावरिंग होता है, मिल्किंग होता है और ड्रॉट होता है, ठीक है। इसके लिए 0.9 IWCP रेशियो है, ठीक है। मेज का बात किया है तो मेज में बात किया मेज के भी होता है टेस्लिंग और सिंकिंग जो होता है, टेस्लिंग और सिंकिंग जो होता है क्रिटिकल स्टेज होता है। कॉटन का बात किया है तो कॉटन में फ्लावरिंग बॉल फॉर्मेशन जो होता है 2 स्टेज होता है, फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन होता है क्रिटिकल स्टेज। ग्राम में बात किया है तो ग्राम में प्री फ्लावरिंग होता है, पॉट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्राउंड नट में बात किया है तो क्रिटिकल स्टेज फ्लावरिंग होता है, पैगिंग होता है और पॉट फिलिंग होता है, ठीक है। और पिजन पी में देखा जाता है, पिजन पी में फ्लावरिंग इनिशिएशन पॉड फॉर्मेशन क्रिटिकल स्टेज होता है। सनफ्लावर में देखा जाए तो फ्लावरिंग इनिशिएशन होता है, और इसमें IWCPE रेशियो जो होता है 0.4% होता है, जो सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला IWCP रेशियो याद करिएगा, ये सब पूछता है, ठीक है। एग्जाम में इतना पूछता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हाँ देखिए, ये बोल रहा है कि शुगर में जो होता है इरिगेशन एरिया कितना, इरिगेटेड एरिया शुगर केन के लिए इरिगेटेड एरिया कितना है 93% है। और वाटर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए तो 1500 से 2500 जो होता है वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। 1500 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए। वीट के लिए बोल रहा है कि 85% जो होता है इरिगेटेड एरिया होता है। वीट में जो है इरिगेटेड एरिया कितना होता है 85% होता है। और इसके लिए क्या चाहिए 650 से 800 जो होता है MM वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए। राइस के लिए बात करें तो राइस में 50% इरिगेटेड एरिया आता है, इसमें 1500 MM वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वाइल्ड सीड में बात किया तो वाइल्ड सीड में कितना होता है 25% वाटर इरिगेटेड एरिया होता है। और वाटर रिक्वायरमेंट की बात किया जाए तो 500 से 700 MM वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है पल्सेज में, जो बोल रहा है कि पल्सेज में जो होता है, ठीक है, क्या पल्सेज में इरिगेटेड एरिया 10% है, ठीक है। और जो होता है वाटर एबिलिटी कितना होता है, वाटर रिक्वायरमेंट 450 से 700 MM चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर का मेजरमेंट कैसे करते हैं तो वन कौशक में कितना होता है 28.3 लीटर जो होता है वाटर होता है। 1 कौशक में 28.3 लीटर वाटर होता है। क्यूमसेक में जो होता है 1 क्यूमेक में कितना 1000 लीटर वाटर होता है। 1000 लीटर वाटर होता है 1 क्यूमेक में। 1 हेक्टेयर MM में कितना होता है 1 हेक्टेयर MM में 10,000 लीटर होता है, ठीक है। 10,000 लीटर होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है तो 1 लाख लीटर होता है। 1 लाख लीटर होता है। 1 हेक्टेयर मीटर में कितना होता है तो वे 1 हेक्टेयर मीटर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ होता है, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ वाटर हाइट का मेजरमेंट कैसे करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है तो 10,036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर होता है। 10,036 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 बार जो होता है 10,000 नहीं 1,036 सेंटीमीटर वाटर के बराबर होता है। 1 बार किसके बराबर होता है तो 1 बार जो होता है 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर होता है। कंजर्वेशन ऑफ यूनिट देखा जाए तो 1 एकड़ में कितना 0.405 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन यूनिट, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है 0.405 हेक्टेयर होता है। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखा जाए तो प्लॉगिंग का देखा जाए तो प्लॉगिंग का क्लासीफाई तीन की डेप्थ के बेसिस पर किया गया। 3 पार्ट में, शैलो मीडियम और डीप। तो शैलो में कितना डेप्थ होता है तो
5 से 6 सेंटीमीटर शैलो में होता है प्लॉगिंग डेप्थ होता है। और मीडियम में देखा जाए तो मीडियम में 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। डीप में देखा जाए तो 25 से 30 सेंटीमीटर डीप होता है प्लॉगिंग किसके आधार पर, डेप्थ के आधार पर किया गया है, ठीक है, डेप्थ के आधार पर, ठीक है। किसने किया था, तो किसने किया था, CRIDA हैदराबाद में 1985 में किया था, ठीक है। अब CRIDA एक, ठीक है, हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये क्या है, ये हम लोग अगले आने वाले वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब वाटर सेट मैनेजमेंट देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वाटर सेट मैनेजमेंट में बेसिकली आता क्या क्या है, ठीक है। तो क्या रहा है, इट इज ए नेचुरल यूनिट, क्या होता है ये, इट में बी ए नेचुरल या नेचुरल यूनिट हो सकता है, बोल रहा है इट में बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड हुज रन ऑफ collect and flow out of the area toward a single common outlet into a river and other वाटर बॉडी। यह एक नेचुरल यूनिट बोल सकते हैं, हो सकता है जहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ का जो वाटर होता है आके इकट्ठा होता है, ठीक है, कॉमन पॉइंट पे इकट्ठा होता है और वहाँ से एक सिंगल आउटलेट से जो होता है रिवर या वाटर बॉडी में जाकर मिल जाता है, ठीक है। वाटर या रिवर वाटर बॉडी या रिवर में जाके मिल जाता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक नेचुरल लैंड यूनिट एरिया लैंड पे क्या होता है, पूरे चारों तरफ का वाटर आकर इकट्ठा हो जाना और इकट्ठा यहाँ से जाकर किसी रिवर या, ठीक है, वाटर बॉडी में ऐड हो जाना। इस प्रकार का मैनेजमेंट को क्या वाटर सेट मैनेजमेंट बोलते हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट का क्लासिफाइड, वाटर सेट का क्लासिफाइड देखा जाए तो माइक्रो वाटर सेट जो होता है 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। सब माइक्रो वाटर सेट जो देखा जाए कितना 10,000 से 50 हेक्टेयर के बीच होता है। और मिली वाटर सेट के बारे में देखा जाए तो 1,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है। और माइक्रो वाटर सेट के बारे में देखा जाए तो माइक्रो वाटर सेट जो होता है 100 से 1,000 हेक्टेयर के बीच होता है, ठीक है। और मिनी वाटर सेट के बारे में देखा जाए तो 10 से 100 के हेक्टेयर के बीच होता है। मैक्रो में कितना था, 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा था, ठीक है, लैंड, ठीक है। सब माइक्रो वाटर सेट कितना कवर करता है, तो 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच कवर करता है। मिली वाटर सेट में 1,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच कवर करता है। माइक्रो वाटर सेट जो होता है 100 से 1,000 के बीच होता है, हेक्टेयर के बीच होता है। मिनी वाटर सेट देखा जाए तो 10 से 100 हेक्टेयर के बीच होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मिलते हैं फिर अगला यूनिट जो है इरिगेशन के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे ही हम लोग आपके लिए जो है पूरे बुक कवर करेंगे किसका, निम्रा सुंडा का, ठीक है। तो चलती है, मिलते हैं कल।